हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम से पहले, जो कि 4 मार्च को होने वाला है। हमने ऑलरेडी एक बायोलॉजी का वीडियो डाला हुआ है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कंप्लीट बायो कवर कर रहे हैं नोट वाइज। वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा अब इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। कल हो सके तो हम लोग कंप्लीट फिजिक्स कवर करेंगे एंड मार्च 3 को एक और वीडियो लाएंगे। उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ फाइनल टाइम टच करके कवर करेंगे। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमने 3 स्लाइड का यूज़ किए हैं और तीनों स्लाइड में अलग अलग बातें लिखे हैं। लगभग 32 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखे हैं। आप सुनते चलिए और आप देखो आपको क्या ये सब पॉइंट्स पता है या नहीं है। अगर ये सब आपको आता है मतलब आपने प्रिपरेशन अच्छा किया है और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर नहीं आता इसमें से कोई पॉइंट तो ये सब ज़रा पढ़ लीजिए और बातों को सुनिए। ओके, आपको हम इससे रिलेटेड कुछ बातें बताते चलेंगे अभी। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है इसमें आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना ही चाहिए। दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर को ये सर्कल करके रखा हुआ है रेड मार्कर से। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखते हैं तो इस तरह का जो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन देकर या कुछ भी देकर पूछ देता है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बेसिकली 4 ही रिएक्शन आपको पढ़ना होता है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। और इसके अलावा ये पॉइंट नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर में भी 2 नाम होता है, आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कोरोशन एंड रैंसिडिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या पता ये कोरोशन नाम का जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 3 आई गेस वहीं पर कहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, वहाँ भी पढ़ना होता है। तो वहाँ भी पूछ सकता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोशन, है ना, कोरोशन होने से कैसे बचाया जा सके, जैसे कि ऑयल यूज़ करना, ग्रीस यूज़ करना, पेंट यूज़ करना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोशन, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रैंसिडिटी, जो कि आपके पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। रैंसिडिटी के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन के बारे में भी कुछ देख के जाना होता है, पढ़ के जाना होता है, तो ये सब टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन की बात करें तो इस चैप्टर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर वाइट फ्यूम्स निकल रहा है तो उसका रीज़न बताइए। या तो मान लीजिए एक बेरियम क्लोराइड का जो टॉपिक आता है उससे एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। या मान लीजिए जो कलर चेंज होता है, ये कलर चेंज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि नेम द कलर चेंज इन दिस, जो भी है कंपाउंड में कौन सा कलर चेंज होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाता है। और इसके अलावा और भी पूछोगे, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड अगर आप सैम्पल पेपर या तो प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी पढ़ रहे सेट मार रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ के जाना है। और ये पहला चैप्टर का यही सब है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब क्या पूछेगा पहला चैप्टर में यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा। या इसी में एक और वर्ड आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप यहाँ देखोगे पॉइंट नंबर 14 मैंने वहाँ पर लिखा है 14 नंबर पर, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। तो यही सब टर्म्स है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो आपसे एसिड का या तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूछेगा या तो बेस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूछेगा, या मिक्स करके पूछ सकता है कि एसिड एंड बेस का डिफरेंसेस क्या क्या होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो 5 नंबर है हमने यहाँ सर्कल नहीं किया है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये पढ़ लीजिएगा। कन्फर्म मतलब कन्फर्म, अगर आप देख लीजिए आपको क्या एसिड का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आता है या नहीं आता है, और बेस का भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आता है या नहीं आता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको लगता है वो है टेबल 2.3। एनसीईआरटी में अगर आप एसिड एंड बेस नाम के चैप्टर में आते हैं वहाँ पर एक टेबल 2.3 होता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जैसे कि होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लेमन में कौन सा एसिड है, या टमाटो में कौन सा एसिड है, या मिल्क में कौन सा एसिड है। तो ये जो टॉपिक एक बॉक्स बना के दिया होगा वो पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंफर्म आएगा, मतलब कंफर्म आएगा एग्ज़ाम में, ये कंफर्म टॉपिक है और वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करें या टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें, आपने कुछ नाम पढ़ा होगा जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देन और क्या था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब टॉपिक तो कंफर्म आएंगे। हर साल देखा गया है या तो ज़्यादातर बेकिंग सोडा पूछता है या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि कम से कम फैमिली ऑफ सॉल्ट के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपका जो बेकिंग सोडा है ये दोनों पढ़ के चले जाइए। इसमें भी क्या पढ़ना है अगर आप पूछोगे तो बेसिकली पढ़ना क्या होता है, इनका केमिकल नेम, इनका केमिकल इक्वेशन, इनका कॉमन नेम और इनका यूसेस, ये 4 चीज़ें होता है जो आपको पढ़ना होता है। अब अगर ये भी आप कर लेते हैं, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है रिएक्शंस। ओके, देखिए यहाँ पर हम जो रिएक्शंस लिखेंगे बेसिकली क्या है, वो है आपका केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए मेटल्स के साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, या मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कब CO2 गैस लिबरेट होता है, कब H2 गैस लिबरेट होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको ये आनी चाहिए। या कोई एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन दे देगा, वाट जैसे होता है ना, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज मिक्सड विथ करके इस तरह लिखा रहेगा कि तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो इस तरह कुछ टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। मतलब वो रिएक्शन जो है आपके NCERT में 6-7 रिएक्शंस दिया गया है, मेटल प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस मेटल प्लस ये, तो मेटल प्लस वो, सॉरी मेटल नहीं एसिड वाला। तो एक बार वो देख के ज़रूर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं, सॉरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। एसिड एंड बेस नाम के चैप्टर में अगर आप आते हैं तो पहला ही पेज में यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर, इसके बारे में दिया गया है। उसके अलावा और भी इंडिकेटर्स के नाम वहाँ पर है, आपने पढ़ा होगा, चाहे वो फिनोल्फ्थालीन हो, चाहे वो टर्मरिक से भी रिलेटेड कुछ था। तो वो जितने भी इंडिकेटर्स थे और एक और थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सारा इंडिकेटर के बारे में एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा। उसके अलावा और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों आपको पढ़ के जाना है। क्या पता एग्ज़ाम में एक एक करके पूछ दे। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछ दिया जाए, ऐसा कौन सा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस जो भी एक टर्म इसमें हम बोल नहीं पा रहे अभी, वो टर्म को क्या कहते हैं जिसके तहत मेटल जो होता है शाइन करता है। तो आंसर रहेगा शाइनिंग अपीयरेंस किसके कारण होता है, वो नाम आपको बताना है कि मेटालिक लक्सचर है, या डक्टिलिटी है, या सोनोरेंस है, या जो भी हो। ओके, या पूछ दें साउंडिंग, मेटल साउंड क्यों करता है, उसका रीज़न क्या है, सोनोरस है या जो भी है। तो इस तरह आपको वो जो भी नेम्स है वो पढ़ के तो कंफर्म जाना है। इन्हीं सबको आप कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद है तो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन कंफर्म इस टॉपिक से आएगा। ओके, अगला 2 टर्म यहाँ पर आप एक साथ देख पा रहे होंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक में सल्फाइड और होता है और एक में कार्बोनेट और होता है, जहाँ तक मुझे याद है। एक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा किस में सर सल्फाइड और है, किस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, किस में कार्बोनेट और है और किस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये एक बार ये टॉपिक खोलिए NCERT में, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और ज़रा ढूंढिए। और ये भी कहाँ पर, तो ये एनरिचमेंट ऑफ और नाम का एक टॉपिक होगा आपके NCERT में, वो ज़रा पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाइएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऑलरेडी हमने बात कर लिया। ये अगला जो टर्म आप देख रहे हो, हमको उम्मीद है जिस तरह अभी आपने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का नाम सुना, उसी तरह आयनिक बॉन्डिंग या तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, इन दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है। या तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में लिखिए या तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। और आपके NCERT में आयनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड उसके 4 प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, जो कि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। अब ये अगर आप पूछेंगे सर ये पॉइंट नंबर 16 मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या क्या है, तो अगेन वही है, एनरिचमेंट वाले टॉपिक में आए, मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो गया, या एनोडाइजिंग हो गया, या इसके अलावा जो भी मेथड्स होता है कोई भी मेटल को प्यूरिफिकेशन करने के, या इसी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स पढ़ना है, जैसे कि गैंग क्या होता है, स्लैग क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। तो एक बार ये टर्म्स बस याद रखिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा टर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17 की ओर आते हैं। मेन
तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है लॉजिकल क्वेश्चंस फ्रॉम एसिड बेस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दो चैप्टर है, इसमें से लॉजिकल टाइप मतलब होता है ना कि सोच समझ कर लिखने वाला क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। अगर आपने अगेन सैम्पल पेपर ये सब देखा है तो आप समझ गए होंगे। जैसे पूछ देगा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, इस तरह क्या होता है, या नेम द एसिडिक कंपाउंड जो कि ये होता है, या कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो इस तरह आपको होता है ना क्वेश्चन को, एक लेंथी क्वेश्चन होगा उसमें ए बी सी डी करके पार्ट्स बनाकर जो पूछने का तरीका है वो इस दो चैप्टर से बहुत सारा पूछा जाता है। तो एक बार हम तो ये कहेंगे कुछ करूँ या ना करूँ, एक बार प्रीवियस और सैम्पल और इस तरह के जो भी पेपर्स हैं सेट वाले वो ज़रूर एक बार देख के जाएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये सब करने का टाइम नहीं है सैम्पल या सेट, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाइए 2022, 21, 20, 19, 18। ये इतना कम से कम 5 साल का तो एक बार देख के ज़रूर जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ही आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 18 जिसमें हमने टर्म्स लिखा है। बहुत सारा टर्म्स आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एनोडाइजिंग क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। एनोडाइजिंग नेचर जो भी है एल्युमिनियम का, ये प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है गेस। इसी तरह एक और मेथड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नीचे एक्स्ट्रा की तरफ, एक्वा रेजिया। ये गोल्ड को धोने का, साफ़ करने का एक मेथड है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें 3:1 रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्यूरिफिकेशन का मेथड है, या एक और नाम सुने होंगे आपने गैल्वेनाइजेशन। क्या पता इन तीनों में से एक आ जाए, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड एक्वा रेजिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको एक नाम पढ़ना होता है एलोट्रॉप्स। क्योंकि आपको देखो ग्राफाइट या ग्राफीन जो भी कहते हो और एक डायमंड, इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है एलोट्रॉप स्ट्रक्चर वाला। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज एलोट्रॉप, या तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप पूछते हैं यहाँ पर, देखो ये नाम अगर आप देख पा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता नहीं क्यों लेकिन प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा इस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन ये आ रहा है। ओके, तो इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, ये एसिड एंड बेस नाम के चैप्टर में जैसे अगर आप एनसीईआरटी पेज टर्न करते हो, सेकंड पेज में ऊपर में ही दिया गया है इसका आंसर। बेसिकली है क्या, एसिड एंड बेस एक दूसरे के रिएक्ट करेगा और वो अपने आप को न्यूट्रल बना देगा, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है क्लोर एल्कली प्रोसेस। फैमिली ऑफ सॉल्ट नाम का जो टॉपिक था चैप्टर 1 में, उसमें जब आप सोडियम क्लोराइड के मदद से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है, ये सब बातें याद रखिएगा। और उससे जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। चैप्टर नंबर 4 में अगर आप आते हैं एसिड एंड बेस में, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंफर्म मतलब कंफर्म आएगा। जैसे कि याद करो अभी तक हमने आपको कुछ चीज़ें बताया, या तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंफर्म आएगा, या तो क्या वो आता ही आता है, और आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट कंफर्म आता ही आता है। तो ये टर्म्स प्लीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, एसिड एंड बेस जो भी है, और एक मेटल्स एंड नॉन मेटल नाम के चैप्टर से आता ही आता है। इसके अलावा ये गैंग्स लैग, ये छोटे मोटे टर्म्स आता है, मे भी आता, अभी तो हम वैसा देखे नहीं सच कहें तो आने वाला, बट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस नाम का जो टॉपिक है इन सब में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, अगला जो टर्म है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये तो है, मान लीजिए उसी में आ गया सब। एलोई क्या है एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दो नेम है, एक है कैटिनेशन, एक होता है टेट्रावैलेंसी। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, हर जगह दो दो टर्म्स एक साथ आता है, जैसे कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या कोरोशन रैंसिडिटी, या रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। यहाँ भी नीचे देख पा रहे होंगे सैफोनिफिकेशन एंड एस्टरिफिकेशन। और भी आपको हम एक बताए थे, याद है वो आयनिक कंपाउंड एंड कोवालेंट कंपाउंड, या बॉन्डिंग, इन दोनों में मतलब दो दो टर्म्स एक साथ बहुत सारा है, उसमें से एक आने की संभावना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्मार्टली यहाँ सोचिए कि क्या क्या आ सकता है। और प्रीवियस ईयर में देखो यहाँ पर जितने भी हम टर्म्स लिखे, ये 18वें नंबर के अंदर, इसमें बहुत सारे टर्म्स को उल्टा पुल्टा करके पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर इस बार सैफोनिफिकेशन पूछा गया है तो अगली बार एस्टरिफिकेशन पूछा जाता है, या उससे पहले अगर कैटिनेशन पूछा गया तो उससे पहले आपका टेट्रावैलेंसी पूछा गया है, या अगर रोस्टिंग पूछा गया तो अगली बार कैल्सिनेशन पूछा गया है। मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको घुमा घुमा के पूछा जाता है, पूछा जा रहा है। ओके, या तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछता है। तो आप इन सब टर्म्स को हल्के में मत लीजिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना भी आता है। गेस होता है ना कि राइट द मॉलिक्यूलर नेम या फॉर्मूला एंड ऑल्सो ड्रॉ द ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये लिखना बनाना आता होगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 20, 21, 22 हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला टॉपिक, या फंक्शनल ग्रुप जो होता है जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ऑक्सैलिक ग्रुप हो गया, जो भी ग्रुपिंग हो गया फैमिली का, या नॉमेनक्लेचर कैसे एक एलिमेंट का नेम, एलिमेंट नहीं वो कंपाउंड जो बनाया जाता है उनका नेम कैसे दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक बार इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा। और कार्बन से तो कंफर्म है क्वेश्चन आएगा, कार्बन से क्वेश्चन आए हो ही नहीं सकता, चाहे वो कार्बन के कोई प्रॉपर्टीज़ पूछ दे या कार्बन रिलेटेड कोई क्वेश्चन टाइप पूछ दे, मतलब कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आपका काम है क्वेश्चंस ढूंढिए और उसमें देखिए कि कार्बन रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसके अलावा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ये जो बोले कंपाउंड्स वाला टॉपिक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में इन वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है सैचुरेटेड से। ओके, तो ये सब हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से वीडियो को यहाँ पर अब एंड अप करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगेन एक टॉपिक है सॉप एंड डिटर्जेंट्स और एक है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। अगेन वही बात है कि इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आ सकता है, या तो पॉइंट नंबर 13, 23 पूछेगा या तो 24 पूछेगा। तो ये ज़रा स्मार्टली सोचिए कि हर बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन हाँ एक वर्ड है जो कि हर बार रिपीट हो रहा है और वो वर्ड है होमोलोगस सीरीज। सीधा पूछ देता व्हाट इज होमोलोगस सीरीज से होमोलोगस सीरीज के आसपास से बहुत तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बन रहा है। आप ये वर्ड भी ज़रूर देख के जाइएगा। एक्स्ट्रा में अगर बात करें तो एक्वारिजिया का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार पढ़ लीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग एंटासिड कहते हैं, जो कि एसिडिटी को मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या कलर ऑफ कंपाउंड, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। नेम द कलर ऑफ द कंपाउंड या व्हाट विल बी द कलर ऑफ द कंपाउंड रिलीज्ड। तो ये पढ़ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन सा मटेरियल मतलब जिंक का यूज़ किया जाता है, ये सब वर्ड्स याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये कुछ टर्म्स है जो बहुत ही रिपीट हुआ है। ओके, जितना मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्या, उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ऐसा कोई चीज़ जो कि एसिड एंड बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो कर पाता है, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आयोनिक एंड कोवालेंट बॉन्डिंग क्या है इसका, ये पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन तो है, जैसे क्वेश्चन हम आपको सुनाते हैं, कुछ क्वेश्चन सुनिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉपर जो होता है या सॉरी सिल्वर जो होता है इसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्यों कहा जाता है। या पूछ देगा कार्बन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको डायमंड बनाने में यूज़ किया जाता है। या पूछ देगा आपसे, मान लीजिए कि एक टॉपिक है ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसेस, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, इस तरह पूछ देगा। तो यही हम आपको बोले हैं पॉइंट नंबर 17। जितने भी लॉजिकल और इस टाइप के क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन बेस्ड, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो तो कंफर्म आएगा, बिना वो आपका चैप्टर एग्जाम हो ही नहीं सकता। ओके, और यहाँ पर भी मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को ज़रा आपको समझाया हुआ है। केमिस्ट्री का 5 सेक्शन में आपके एग्ज़ाम होंगे और इन 5 सेक्शन में पहला सेक्शन में 20 ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड सेक्शन बी में आपका 2 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 6 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के, मतलब 12 मार्क के। और इसके अलावा 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 सवाल होंगे जिसमें आपको 21 मार्क्स मिलेगा। 7 इंटू 3 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। देन 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। और ये जो सेक्शन नंबर 5 रहेगा ई, इसमें आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको वो समझ के सॉल्व करना होगा, जो भी एप्लीकेशन टाइप का। ओके, इस तरह टोटल अगर आप देखते हो सेक्शन ए से 20 मार्क्स, सेक्शन बी से 12 मार्क्स, सेक्शन सी से 21 मार्क्स, सेक्शन डी से 15 मार्क और सेक्शन ई से 12 मार्क्स आएंगे। आपको तो करना सभी है, ऑर्डर वाइज कीजिएगा, या तो जो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि हाँ सर सेक्शन सी सबसे ज़्यादा मार्क ला रहा है 21 मार्क्स, तो पहले सेक्शन सी बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए तो पहले आप जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम ये दिक्कत होगा नहीं आपको, आप कैसे भी जुगाड़ करके कर ही लोगे। तो पहले सेक्शन ए के लिए पूरा जगह छोड़ के या तो बनाकर उसके बाद सेक्शन सी पर आ जाइएगा, ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है। सेक्शन सी लिखने के बाद आप सेक्शन डी में आ जाएगा, क्योंकि उसमें 15 मार्क है, तो सी एंड डी को करने का बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन ई पर आइएगा। क्यों, ज़रा समझिएगा।
क्योंकि ये देखो बात इतना सही है कि सेक्शन ए में केवल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जबकि सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप ईमानदार बच्चे हो तो आप मे बी मान लो मैल प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी से पूछोगे नहीं, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही सोचना पड़ जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो रहेगा सेक्शन ए, इसमें आप अगर सीधा कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स अगर आप लिखते हो तो आपको ज़रूर मार्क मिल सकता है, कुछ ना कुछ। ओके, और तो इसलिए हम रहते तो हम आपको यही सजेशन दें कि सेक्शन ए मार लीजिए पहले, ज़्यादा सही रहता। और ऐसा नहीं कि सेक्शन ए करना नहीं है, सेक्शन ए में जो जो आपको आता है पहले जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, और एक बार पूरा एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ ज़रूर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आया कि सेक्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे मार्क्स स्कोरिंग आपका सेक्शन सी ही है। और इस तरह यहाँ पर हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर अप करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइड ये दिख रहा है, जिसमें हमने जो जो बात की है सबको एक साथ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, बोर्ड का फोटो। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे, चाहे वो पॉइंट नंबर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो, या पॉइंट नंबर 4 एप्लीकेशंस हो, या तो उसके बाद एक वर्ड हम छोड़ दिए, दैट इज़ पॉइंट नंबर 7 पीएच स्केल। पीएच से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए पीएच में हम अगर आपसे एक सवाल पूछें, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड, या पीएच ऑफ कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए बैकयार्ड का एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी में पढ़ना था, या टूथ डेंटल वाला एक टॉपिक था, टीथ का जो भी है वो एक बार पूछा जा सकता है पीएच से, या एवरीडे लाइफ में पीएच का जो भी था एक टॉपिक था, मतलब ये पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। आप अपने सैम्पल या प्रीवियस ईयर में एक बार ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर में हम उतना पीएच से क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन हाँ एक दिखे थे कि एक रिएक्शन बनाया गया है, जो भी इक्वेशन पूरा लिखकर, और पूरी नेम द पीएच, इसका पीएच क्या होगा वो बताइए बोलकर पूछा गया था। तो बस इतना ही, यही सब था जो आपके केमिस्ट्री में से आ रहा है। बस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, लगभग 21-22 मिनट होने वाला है। आई होप आपको चीज़ें समझ आया। अगर आपको इतना कुछ आता है तो मतलब आपने प्रिपरेशन अच्छा किया हुआ है। तो बस यही सब था। आई विश यू ए गुड लक, कि जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और बस और पढ़ते रहिए। लास्ट 1-2 दिन है, थोड़ा पता है ना, बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा हिम्मत बनाइए। ऐसा नहीं कि अभी एक एग्ज़ाम दिए हैं, थक गए सर, अभी मन नहीं कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा है, मन से आपका कुछ होने वाला है नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़िए अच्छे से, और हम ट्राई करेंगे कि जल्दी ही फिज़िक्स का भी एक वीडियो ला दें, या तो ऐसे करेंगे सीधा मार्च 3 को ही वीडियो लाएंगे, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ हम कवर करेंगे। आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो आप मार्च 3 शाम 6 बजे इंतज़ार कीजिएगा, जो जो उसमें बताएंगे एक बार सुन लीजिएगा कि आपको वो सब आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो दोबारा एक बार जल्दी बुक खोल के वो सब एक बार